Hello students, I am Dr. Suman, Associate Professor of Kasturi Ram College of Higher Education. Welcomes in this channel. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic growth is the process whereby per capita real income increase. जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, इट इज़ अ नैरो टर्म। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ड जब यूज़ होता है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम इसको मेज़र कर सकें। जब हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ विद चेंज एंड इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। जब हम इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ग्रोथ के साथ साथ चेंजेस भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है और इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, साथ के साथ वेलफेयर भी हो रहा है। इट मीन्स पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। Real per capita income is also increasing day by day. It means economic development is occurred. Economic growth is a narrow term and economic development is a broader term. It is a very wider term. Economic development is a qualitative term. ये क्वालिटेटिव टर्म्स में मेज़र किया जाता है। अगर पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रहा है, अगर आपके इनकम इंक्रीज़ हो रही है और साथ के साथ आपको अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो रही हैं तो इट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर सिर्फ इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो वी कैन से कि ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। नाउ नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यों ज़रूरत होती है हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की? क्या कोई कंट्री विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रो कर सकता है? आज हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। टू यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज, टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज, ज़रूरत है हमें ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। जब हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तभी तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे, तभी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे। टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, अगर हम अपनी पर कैपिटा इनकम को भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो भी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। टू रिड्यूस पॉवर्टी लेवल, अगर किसी भी कंट्री में पॉवर्टी लेवल इंक्रीज्ड है, बढ़ा हुआ है, तो वो कोई भी इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर सकती। इसीलिए पॉवर्टी लेवल को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ टर्म्स आर इंटर रिलेटेड, तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को भी रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हाई रेट ऑफ ग्रोथ, हाई रेट ऑफ ग्रोथ भी तभी होगी जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। हाई रेट ऑफ पर कैपिटल फॉर्मेशन एंड लो कैपिटल आउटपुट रेशो, अगर आप हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी होगी। इनोवेशन चाहते हैं तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। टेक्निकल इम्प्रूवमेंट के लिए आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अभी हम इन पॉइंट्स को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, पहले जस्ट मैं आपको पॉइंट्स इलेबोरेट कर रही हूँ। लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, अगर कोई भी इकोनॉमी ग्रो करना चाहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है तो सबसे पहले वहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक एजेंसीज़, ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक एजेंसीज़ जो हैं वो जहाँ पे आप प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकें, जहाँ से आप पैसे का लेन देन कर सकें, आप बेझिझक बैंक में जाएं, बैंक वो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करे और आप इजीली आपको क्रेडिट प्रोवाइड हो और आप उसको इन्वेस्ट कर सकें, तो ऐसी एजेंसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। टू इम्प्रूव ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर,
तो अगर कोई कंट्री जितना डेवलप्ड होगा वहाँ पर टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड होगा। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एंड टू एडवांस फॉरेन ट्रेड, अगर आप फॉरेन ट्रेड को एडवांस करना चाहते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। टू इम्प्रूव द साइज ऑफ मार्केट, अगर आप साइज ऑफ मार्केट को इम्प्रूव करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं तो भी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ टू यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आप अपने सराउंडिंग्स बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करते होंगे, देखते होंगे डेली। क्या सिर्फ और सिर्फ उन नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर सको? वाटर इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। उसको आप एनर्जी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर से ही कहीं ना कहीं हम एनर्जी फ्यूल लेते हैं। फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो सेकेंड नेचुरल रिसोर्स, जहाँ से हमें वुड हमें मिलती है। जितना भी आपका फर्नीचर है, जितना भी आप जो वुडन वर्क है, वो सारा का सारा हम फॉरेस्ट से ही हमें मिलता है। मैक्सिमम फूड हम फॉरेस्ट से गेन करते हैं। बहुत ही जो हमारी ज़रूरी मेडिसिन्स हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। पल्प हमें फॉरेस्ट से मिलता है। रिक्रिएशन, होम ऑफ वाइल्ड लाइफ, रबर, कॉटन, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें फॉरेस्ट से मिल रहे हैं। देन रॉक, अगर आपके सामने रॉक्स हैं तो आप उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे आप अपने पर्पज़ के लिए प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, शेल्टर, उसके लिए आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। सारे जितने भी मिनरल्स हैं, जो भी आप ज्वेलरी आप पहनते हैं, वो सारा के सारे मिनरल्स में काउंट होते हैं। तो ज्वेलरी है, ग्लासेस हैं, ग्लासेस आजकल आप जितने भी बिल्डिंग्स आप देखते हैं, जो भी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, वो सारी की सारी ग्लासेस से ही बनती हैं। कैंस, कैरामिक्स, ये सभी मिनरल्स हैं। आप इनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे आप जो है अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और अपने कंट्री को डेवलप कर रहे हैं। अगर लैंड बहुत फर्टाइल है तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका फेवरेबल होगा, क्योंकि आप उतना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यस, सेकेंड वन इज़ टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जापान जैसा कंट्री जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही कम हैं, आज वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। और एशिया का सिर्फ और सिर्फ एक वही कंट्री है जो डेवलप्ड कंट्री है, ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। वी आर सो लकी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज है, और ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ ही हम अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर ट्रेंड करके हम डेवलप कर सकते हैं। रिसर्च वर्क के थ्रू हम अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्किल एनहेंसमेंट के थ्रू हम अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड करके, रोज़गार देकर हम डेवलप कर सकते हैं। पोटेंशियलिटीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। उस एबिलिटी को यूज़ करते हुए हम अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, हमें आज के समय में एंटरप्रेन्योर चाहिए। 1964 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे एमए और बीए नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, जो एक अच्छे बेहतर भारत का निर्माण कर सके, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर हों। तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है, और उनका रिक्रूटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। परफॉर्मेंस लेवल के बिहाव पे हम उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली क्या है, जो एक पिलर का काम करता है हमारी कंट्री के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो। नेक्स्ट वन इज़ टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। अगर हम अपनी कंट्री की पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो भी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। पर कैपिटा इनकम दैट इज़ टोटल इनकम ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर हमारी टोटल इनकम इंक्रीज़ हो रही है
और साथ के साथ टोटल पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, तो कभी भी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं होगी। सेकेंड वन इज, अगर टोटल इनकम जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है और टोटल पॉपुलेशन अगर हमारी रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। अगर हमारी टोटल इनकम कांस्टेंट है बट अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो रिड्यूस होगी और जिसका हमारी इकोनॉमी पर एडवर्स इफेक्ट होगा। हमारी इकोनॉमी और पीछे चली जाएगी, हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाएगी। जो रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ होने चाहिए, अब वो हमारी पॉपुलेशन के लिए यूज़ होंगे, उसको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होंगे। तो अगर हम अपनी कंट्री की पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पॉपुलेशन को रिड्यूस करें और हमारी जो इनकम है उसको हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ करें। नेक्स्ट वन इज़ टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर कोई ये चाहता है कि हमारी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारे पास हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, हम बहुत साल जिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा हो, स्कूल हो पास में, हेल्दी फूड हो, गाड़ी हो घूमने के लिए, पास में सिनेमा हो, वीकेंड पर हम सिनेमा जा सकें। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है हम पहले अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखें। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत इसीलिए भी है ताकि हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं उसमें डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। हम दूसरों को देखकर चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं, दूसरों के लाइफस्टाइल से बहुत जल्दी हम इम्प्रेस हो जाते हैं। तो अगर हमें ये लगता है कि सामने वाला कहीं घूमने जा रहा है तो हम भी तुरंत प्लान आउट करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अपनी डेवलपमेंट करें, और डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। देन टू रिड्यूस पॉवर्टी लेवल। गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है। अगर हम गरीब हैं, इसका मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम गरीब हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, तभी तो हम गरीब हैं। हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है। तो अगर हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, बेसिक एजुकेशन नहीं होगी, प्रॉपर शेल्टर नहीं होगा, क्लोथ्स नहीं होंगे, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर सकती है। तो इसीलिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू रिड्यूस पॉवर्टी लेवल। आज भी अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में नियर अबाउट 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वाइव कर रही है। अगर हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो सबसे पहले हमें इस पॉवर्टी लेवल को, इस बिलो पॉवर्टी लाइन को रिड्यूस करना होगा, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, I have told you earlier, poverty and employment both are interrelated. Unemployment level means बहुत ज़्यादा भीड़। अगर कहीं पर भी वैकेंसी निकलती है, एक पोस्ट के लिए हज़ारों में जो है फॉर्म फिल किए जाते हैं। इट मीन्स जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसके लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो अगर हम ग्रो करना चाहते हैं अपनी कंट्री को, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को रिड्यूस करना होगा। इसके दो ही तरीके हैं, या तो हम इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें लोगों को कि सभी को रोज़गार मिल सके, या फिर हम लोगों को इतना ट्रेंड करें कि ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर हो जाए, हर कोई एंटरप्रेन्योर बन जाए। तो इस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रिड्यूस होगा तो ओबियसली पॉवर्टी रिड्यूस होगी, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। हाई रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है जब हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है। जीडीपी इंक्रीज होगी
तो ऑब्वियसली हमारे रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, और रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होंगी, हम एक अच्छी एजुकेशन गेन कर सकेंगे। तो एवरीथिंग बेस्ड ऑन हाई रेट ऑफ ग्रोथ। और अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड लो कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल फॉर्मेशन इट मीन्स हाउ मच मनी यू आर इन्वेस्टिंग। जितना ज़्यादा कोई कंट्री इन्वेस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा उसको रिटर्न मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आउटपुट होगा। तो सबसे पहले हम सेविंग करेंगे, सेविंग करने के बाद हम उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। इट मीन्स इसके लिए बैंक्स फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। बैंक्स में हम अपने पैसे को सेव करके वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। बैंक आगे इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो है एक प्रोसेस कंटिन्यू होता है जिसके थ्रू प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ होता है। प्रोडक्शन लेवल के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारा जो टर्नओवर है, जो हमारा आउटकम है, वो इंक्रीज़ होगा। तो बहुत ज़रूरी है कैपिटल फॉर्मेशन, ताकि हम भविष्य को सुनिश्चित कर सकें, ताकि हमें ये लगे कि हमारे पास इतना पैसा वापस आने वाला है इन फ्यूचर। एंड लो कैपिटल आउटपुट रेशियो। जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशियो लो होती है। इट मीन्स हम कैपिटल जो है वो कम मात्रा में लगा रहे हैं, कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है। और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगे वहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई होती है। इट मीन्स वहाँ पर कैपिटल एक ह्यूज अमाउंट में हम लगाते हैं और आउटपुट हमें बहुत लेस मिलता है। अगर आप कहीं पर भी 5 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 4 रुपीज़ आपको आउटपुट मिले तो इट मीन्स दैट इज़ हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। लेकिन अगर आप कहीं पर भी 5 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 10 रुपीज़ आउटपुट मिले तो इट मीन्स लो कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो बहुत ज़रूरी है कि लो कैपिटल आउटपुट रेशियो तभी होगी जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इनोवेशन। व्हाट इज़ इनोवेशन? समथिंग न्यू, some ideas, some process, creativity, new vision, development, inspiration, growth। जब हम कुछ नया करने के लिए सोचते हैं, कुछ भी अगर आप नया करोगे तो वही हमारी डेवलपमेंट का एक पार्ट होगा। कोई नया आइडिया, चाहे हम कुछ भी डेवलपमेंट के लिए करें, ग्रोथ के लिए करें, कोई नया विज़न, कुछ नई क्रिएटिविटी, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ नए आइडियाज़ लेकर आइए, कुछ नए तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, नई टेक्निक्स आप लेकर आ सकते हैं। अपनी डेवलपमेंट आपको कैसे करनी है, नए नए आइडियाज़ के साथ आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज़ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट। आज आप हर जगह देख रहे हैं कि पहले की टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। सब कुछ चेंज हो चुका है। पहले मैनुअल काम होता था, आज हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अगर हम टीचिंग की बात करें तो पहले ब्लैक बोर्ड से टीच करते थे, लेकिन आज हम जो है PPTs के थ्रू कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम के थ्रू कर रहे हैं। दिस वन इज़ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट। आप अगर बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स में आप देखिए कि कंप्यूटर से सारी एंट्रीज विद इन अ फ्यू सेकेंड्स जो है पॉसिबल होती हैं। तो कंट्री को अगर डेवलप करना है तो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। आप पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए समथिंग न्यू, समथिंग चेंजेस मस्ट बी अकर्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की वो कम होगी। अगर पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारी पॉपुलेशन के लिए ही खर्च हो रहे हैं। और जो सामने आपकी PPT है आप उसमें देख पा रहे हैं कि कितनी तेज़ी से हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। इसीलिए जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारी इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन उस रेशो में नहीं हो रही है जिस रेशो में होनी चाहिए।
अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे तो हमें पॉपुलेशन पर चेक करना होगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। टू इम्प्रूव ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो कंट्री जितना डेवलप होगा वो वहाँ पर सर्विस सेक्टर उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा, और जो कंट्री जितना बैकवर्ड होगा वहाँ प्राइमरी सेक्टर उतना डेवलप होगा। डेवलप इन द सेंस मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडल्ज होगी प्राइमरी सेक्टर में। ग्राफिकली अगर हम बात करें तो दिस वन शोज कि सेकेंडरी सेक्टर जो है 47% सेकेंडरी सेक्टर है और प्राइमरी सेक्टर ओनली 6.9% एंड द टर्शियरी सेक्टर 46.1। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो कितना ज़्यादा डेवलप है। अगर हम जापान की बात करें, अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% पॉपुलेशन ऐसी है जो प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज है। इट मीन्स दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि सर्विस सेक्टर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो सर्विस सेक्टर तभी डेवलप होगा जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक एजेंसीज, बहुत सारी ग्रोथ ओरिएंटेड एजेंसीज हो सकती हैं। आपको इजीली लोन कैसे प्रोवाइड होगा, आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स किसी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप इजीली पैसे को इन्वेस्ट कर सकें, शेयर मार्केट में लगा सकें। तो वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल भी होनी चाहिए। आपको अपनी कंट्री पर विश्वास होना चाहिए, वहाँ के सिस्टम पर विश्वास होना चाहिए, तभी वो कंट्री जो है वो डेवलप हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी जो ग्रोथ ओरिएंटेड एजेंसीज़ हैं, जो भी बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट एजेंसीज़ हैं, दे शुड बी डेवलप्ड प्रॉपरली, तभी कंट्री जो है वो डेवलप हो सकता है। टू एडवांस फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पर एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट डिपेंड करती है, क्योंकि फॉरेन कंट्री जो है इट मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट अगर आपके ज़्यादा हैं और इंपोर्ट कम है तो इट मीन्स आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल है। लेकिन अगर इसका अपोजिट है, अगर आपके इंपोर्ट ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है तो इट मीन्स आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल नहीं है। और अगर फेवरेबल नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। और अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो इट मीन्स आप किसी भी अदर कंट्री से आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास फॉरेन करेंसी का होना बहुत ज़रूरी है या गोल्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो तभी होगा जब आपका फॉरेन ट्रेड होगा, और फॉरेन ट्रेड तभी होगा जब आपकी इकोनॉमी डेवलप करेगी। टू इम्प्रूव द साइज ऑफ मार्केट, जितना मार्केट साइज छोटा होगा उतनी ही आपकी इकोनॉमी श्रिंक होकर रह जाएगी, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। आप अपने आप को कैसे डेवलप करेंगे। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में साइज ऑफ मार्केट बहुत बड़ा है तो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। आप इनोवेशंस करेंगे, आप नई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करेंगे, आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। all the factors, all the resources related to size of market। अगर साइज ऑफ मार्केट अच्छा है तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, अगर साइज ऑफ मार्केट अच्छा है तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, अगर साइज ऑफ मार्केट बहुत बड़ा है तो आप टेक्निकल चेंजेस की ओर जाएंगे, आप इनोवेशंस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेटेड हैं। जितने भी जो ग्रोथ ओरिएंटेड एजेंसीज हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी कि हमारे यहाँ पर साइज ऑफ मार्केट बहुत बड़ा है और उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो है जितनी भी एजेंसीज हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगी। इसीलिए ये सारी चीज़ें रिलेटेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है एक इकोनॉमी के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज़ ऑफ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जो जिसकी वजह से एक इकोनॉमी में डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लेस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
कोई इकोनॉमिक ग्रो इसीलिए नहीं कर पा रही है, इसीलिए डेवलप नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने इन्वेंट किया कि वहाँ पर तेल के कुएं हैं और उन्होंने उस तेल को सेल आउट करना शुरू किया। और आज आप देख सकते हैं कुवैत, इराक, ये सारे के सारे बहुत ही रिच कंट्रीज़ में हम इनको काउंट करते हैं क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उनका ये प्रॉपर यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन अफ्रीका जैसा कंट्री एक ऐसा है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज होते हुए भी वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर वहाँ पर लो है तो वो इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सेकेंड वन इज़ इनएफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन रिसोर्स तो है और ह्यूमन रिसोर्स पर हमारी डेवलपमेंट भी डिपेंड करती है, लेकिन अगर फिज़िकल लेबर, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेन नहीं किया गया है, वेल एजुकेटेड नहीं है, उनको काम करना नहीं आता है, तो कोई भी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती। इसीलिए उनका विकास करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल और स्किल फॉर्मेशन, हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए, सिर्फ एजुकेटेड नहीं चाहिए बल्कि स्किल्ड पर्सन चाहिए क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। अगर आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको डिवीज़न ऑफ लेबर के थ्रू आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए स्किल फॉर्मेशन की ज़रूरत है। लोगों को ट्रेंड कीजिए, लोगों के अंदर स्किल इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे पास अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है, तभी हमारे पास जो है तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। एबल एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे पास ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए जिसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हों, जो मार्केट की सिचुएशंस को हैंडल कर सके, जो अनसर्टेनिटीज़ को स्टडी कर सके, तभी ये पॉसिबल है कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सकती है। अगर एबल एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वहाँ पर, तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती और ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से कोई इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ फिज़िकल कैपिटल रिसोर्सेज। फिज़िकल कैपिटल रिसोर्सेज किसी इकोनॉमी को एक बेस प्रोवाइड करते हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी बिल्डिंग्स कैसी हैं, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी। उसके लिए दो तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, कैपिटल डीपनिंग एंड कैपिटल वाइडनिंग। कैपिटल डीपनिंग, आप जितने भी आपके पास लेबर्स हैं, जितने भी आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, सबसे पहले तो आप उनको ट्रेंड करो। कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब हम अडॉप्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेंड करना होता है ताकि वो उसको प्रॉपर स्टडी करके उसको यूटिलाइज कर सकें। एंड कैपिटल वाइडनिंग, देन सेकेंड वन इज़ कि हम नए नए इक्विपमेंट परचेज करें, हम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, हम नई इंडस्ट्रीज सेटअप करें, तभी हम अपनी कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फिज़िकल कैपिटल रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती एंड दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेस कैपिटल आउटपुट रेशो, अगर कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो भी लेस है, इट मीन्स आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कैपिटल की हमें ज़्यादा यूनिट लगानी पड़ रही है और आउटपुट हमें बहुत कम हो रहा है, तो भी हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। लेस साइज ऑफ द मार्केट, अगर हमारी इकोनॉमी में मार्केट साइज ही नहीं है या बहुत कम है तो हमारी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई भी फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और अगर फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं।
तो साइज ऑफ द मार्केट बहुत ज़रूरी है कि हम उसको और ज़्यादा वाइड करें, बड़ा करें। लेस टेक्निकल प्रोग्रेस, आज भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट है वो ऐसी है जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पुरानी ही टेक्नोलॉजी के साथ काम हो रहा है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ हो रही है। अगर हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा आप तरक्की करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्निकल प्रोग्रेस करें। हम ऐसी टेक्निक यूज़ करें जो लेबर इंटेंसिव ना होकर कैपिटल इंटेंसिव हो। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें सभी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ही यूज़ हो रही है। नेक्स्ट वन इज़ लेस डेवलपमेंटल प्लानिंग। अगर किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही लो है, बहुत ही स्लो है, तो इट मीन्स वहाँ पर डेवलपमेंटल प्लानिंग्स नहीं की गई हैं। सभी कंट्रीज़ में डेवलपमेंटल प्लानिंग की जाती है, चाहे वो एनुअल हो, चाहे वो 5 ईयरली हो, चाहे वो 2 ईयरली हो, लेकिन डेवलपमेंटल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। 1947 में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, जिसके थ्रू 5 ईयर प्लानिंग्स जो हैं वो डिस्कस की गई थी। और हमारा 1951 में फर्स्ट अप्रैल 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इट मीन्स बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम डेवलपमेंटल प्लानिंग बनाएं, उनको इम्प्लीमेंट करें प्रॉपरली, ताकि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सके। उस प्लानिंग इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि हमें पता हो कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, हमारे पास लेबर फोर्स कितना है, हमारे पास फॉरेन एड कितना आएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम प्रॉपर प्लान करके चलेंगे तो शायद हमारी इकोनॉमी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। बेस्ड ऑन प्राइमरी सेक्टर, जो कंट्री जितना लेस डेवलप्ड होगा वो उतना ही प्राइमरी सेक्टर से अटैच्ड होगा। इट मीन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन इज इंडल्ज इन प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर मैक्सिमम ऐसा सेक्टर है जो कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल है। आज भी वहाँ पर लेटेस्ट टेक्निक यूज़ नहीं की जाती है प्रोडक्शन के लिए। आज भी वहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निक से के थ्रू ही जो है एग्रीकल्चर किया जाता है। वहाँ पर न ही अच्छे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं और न ही हाई यील्डिंग सीड्स यूज़ किए जाते हैं, और जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी बहुत ही ट्रेडिशनल होते हैं। इसीलिए हाँ, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्राइमरी सेक्टर भी हमारा डेवलप हो और साथ के साथ हम अपने सर्विस सेक्टर को भी डेवलप करें। लेस फॉरेन ट्रेड का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर फॉरेन ट्रेड आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो आपके पास फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज होगा, जिससे आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आपके पास फॉरेन ट्रेड नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो कोई भी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, कि उसको किसी भी कंट्री से न तो एक्सपोर्ट की ज़रूरत है न ही इंपोर्ट की ज़रूरत है। आप इतना ही प्रोडक्शन कर सकें कि सेल्फ सफिशिएंट हो आपके लिए, क्योंकि जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं या तो हमें ज़रूरत होती है या हमारे पास एक्सेस होता है। तो उस एक्सेस का हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, और या फिर अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो हम कैसे दूसरी कंट्रीज से उसको मंगवा सकते हैं। तो फॉरेन ट्रेड हमारा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल कांस्टेंट। आजकल बहुत चर्चा में है अफ़गानिस्तान। पॉलिटिकल कांस्टेंट, आप पॉलिटिकली आपकी गवर्नमेंट कैसी है? क्या आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, या आपकी गवर्नमेंट ऐसी है कि एक ही साल में तख्ता पलट हो सकता है? अगर आपके पॉलिटिकल सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है, अगर आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली पब्लिक का उस पर विश्वास होगा, सभी कंट्रीज़ उसमें विश्वास करेंगे, दूसरे कंट्रीज़ भी आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और
के जो सिटीजन्स हैं वो भी आपकी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाएंगे। तो पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर कोई इकोनॉमी डेवलप्ड नहीं है, इट मीन्स वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई है। इट मीन्स जो भी वो ग्रो कर रही है, जो भी अगर उनकी इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है, वो सारा का सारा इंक्रीमेंट जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ में ही स्पेंड हो रहा है। वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ ना होकर पॉपुलेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो इट मीन्स पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर ऐसी जगह जहाँ पर इनकम नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई होगा। लोगों के पास काम करने के लिए नहीं है, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम करने के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गया तो ऑब्वियसली जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो वहाँ के लोगों का, वो भी कम होगा, क्योंकि इनकम नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं हो सकता। लेस एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, लोग आगे बढ़ने का सोच ही नहीं सकते क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं हैं। और इनोवेटिव आइडियाज़ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर शायद एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो लोगों के माइंड को डेवलप नहीं कर रहा है। इसीलिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो आपके पास एडवांस्ड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। जो बेसिक एजुकेशन है दैट शुड बी वेरी रेलेवेंट। नेक्स्ट वन इज सोशल कॉन्स्टेंट। आपका समाज क्या कहता है? क्या आपकी सोसाइटी आपको अपलिफ्ट करने के लिए तैयार है, या आप जैसे ही कदम बढ़ाते हैं एडवांसमेंट के लिए वो आपको पीछे धकेल लेती है? आज ज़रूरत है हमें ऐसे लोगों की, ऐसे समाज की जो हमारा हाथ खींचे, हमारा पैर ना खींचे। इसका मतलब है कि हमें साथ लेकर चलें, वही समाज आगे बढ़ सकता है, वही सोसाइटी आगे बढ़ सकती है, वही कंट्री आगे बढ़ सकती है जो एक दूसरे को साथ लेकर आगे चले। अगर हम एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे तो कभी भी हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी मानसिकता है, जो एक समाज की सोच है, वो भी ऐसी होनी चाहिए कि हम इनोवेटिव आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें और हम आगे काम करने के लिए तैयार रहें। रिलीजियस कांस्टेंट, कोई भी ऐसा पॉइंट जो धर्म को लेकर हो, ऐसे पॉइंट्स को इग्नोर किया जाना चाहिए। रिलीजियस कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हमें इसको जॉब देनी है, इसको नहीं देनी है, या ये हमारे वेलफेयर के लिए नहीं सोच सकता, तो हम सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, धार्मिक जो हमारी एक सोच है, संकीर्णता है, जो हमारी एक मानसिकता है, हम उसी में उलझ कर रह जाएंगे। इसीलिए हमारा जो कंट्री है दैट इज़ अ सेक्युलर कंट्री। किसी भी धर्म को हम जो है एक अहमियत नहीं देते हैं। अहमियत का मतलब है कि सभी धर्मों को हम समान मानते हैं। हम चाहें तो पूजा कर सकते हैं, हम चाहें तो गुरुद्वारे में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी रिलीजियस एजुकेशन स्कूल्स में दी जा रही हो या किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा हो। जहाँ पर इस तरीके का समाज होगा, जहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं या रिलीजियस मेंटेलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो इकोनॉमी कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। हमें निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वन इज़ करप्शन। क्या कोई भी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है करप्शन के साथ, भ्रष्टाचार के साथ? अगर किसी भी इकोनॉमी में करप्शन बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, हम ब्लैक मार्केटिंग बहुत कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे पैरेलल इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि जितना भी हमारा वाइट मनी है वो धीरे धीरे करप्शन में जा रहा है, वो ब्लैक मार्केटिंग में जा रहा है। हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है हमारे वाइट मनी का। तो इसीलिए
करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। ये भी बहुत एक बड़ा कारण मैं कह सकती हूँ कि हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट जो है वो इसकी वजह से लो है। लॉज एंड ऑर्डर्स, अगर ग्रो करना है इकोनॉमी को तो उतने ही स्ट्रॉन्ग लॉज एंड ऑर्डर्स होने चाहिए, अदरवाइज़ इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। आपकी इकोनॉमी में करप्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी इकोनॉमी में सोसाइटी सेफ़ नहीं है, गर्ल्स सेफ़ नहीं है या बॉयज़ सेफ़ नहीं है, या एक जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, तो कहीं ना कहीं अगर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वो प्रॉपर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, या उनको उनके राइट्स को छीना जा रहा है और कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है हमारी न्याय व्यवस्था पर। तो लॉज एंड ऑर्डर्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों के अंदर एक डर हो कि अगर हम किसी के राइट्स को स्टील करते हैं, अगर हम किसी को हार्म पहुंचाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसकी सज़ा हमें मिल सकती है। तो बहुत जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनमें लॉज एंड ऑर्डर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अगर आप उनको स्टडी करो तो वहाँ पर भी लॉज एंड ऑर्डर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लॉज एंड ऑर्डर्स स्ट्रॉन्ग हो, तभी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो तरह के डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। निर्धारक तत्व कौन से होंगे जिन पर हमारी इकोनॉमी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है। अभी तक जो हम पॉइंट्स हमने किए हैं, कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि वही रिस्पॉन्सिबल है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? तो कुछ हम इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं और कुछ हम नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज इज़ अ ग्रेट डिटर्मिनेंट ऑफ economic development. Natural resource is anything found by man in his natural environment that he may in some way utilize for his own benefit. अगर हम अपने बेनिफिट के लिए कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं अपनी कंट्री की बेनिफिट के लिए, अपनी सोसाइटी की बेनिफिट के लिए, तो ऑब्वियसली जो है हमें बहुत ही बेनिफिट होगा कि हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमारी इकोनॉमी डेवलप होना चाहती है। तो सेकेंड वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल लेबर, ह्यूमन कैपिटल, स्किल फॉर्मेशन एंड एबल एंटरप्रेन्योर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपके पास बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही एबल जो है ट्रेनर्स हैं, आपके पास बहुत अच्छा लेबर है, तो ऑब्वियसली चीप लेबर्स अवेलेबल हो जाएंगे और वो इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो करेगी। एबल एंटरप्रेन्योर्स हैं तो स्टार्टर्स बहुत अच्छे ओपन हो सकते हैं और हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है। या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन लोगों को बहुत मोटिवेट करे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो भी हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो हो सकती है। फिज़िकल कैपिटल रिसोर्सेज। फिज़िकल कैपिटल रिसोर्सेज आपके अगर कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा है, इंडस्ट्रीज़ बहुत वेल इक्विप्ड हैं, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस लेवल का है तो भी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। तो बेसिक जो इंफ्रा है वो आपके इकोनॉमी में कैसा है, अगर अच्छा है तो इकोनॉमी डेवलप करेगी, अगर अच्छा नहीं है तो आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकती है। कैपिटल आउटपुट रेशो, आपके इकोनॉमी में कैपिटल आउटपुट रेशो का कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैपिटल ज़्यादा लगा रही हैं और आउटपुट आपको कम हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें उतना ही आउटपुट हो। साइज़ ऑफ द मार्केट, साइज़ ऑफ द मार्केट दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि साइज शुड बी एनलार्ज्ड, साइज शुड बी बिग।
तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। अगर हमारी इकोनॉमी में मार्केट साइज श्रिंक है, कम है, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक एजेंसीज। जिस कंट्री में बैंकिंग सिस्टम अच्छा है, जिस कंट्री में स्टॉक मार्केट अच्छा है, जिस कंट्री में जो जितने भी अदर फैसिलिटीज़ जो हैं, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़, क्रेडिट फैसिलिटीज़, लोन फैसिलिटीज़ जितनी अच्छी होंगी, वो इकोनॉमी उतनी ही जल्दी ग्रो करेगा। और जिस कंट्री में ग्रोथ ओरिएंटेड एजेंसीज नहीं होंगी, तो वो कंट्री उतना ही बैकवर्ड कंट्री होगा। डेवलपमेंटल प्लानिंग होनी चाहिए। टाइम टू टाइम जो है हमारे रिसोर्सेज को माइंड में रखते हुए उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन से रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितना करना है, वो सारी प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो डेवलपमेंटल प्लानिंग जो है अगर प्रॉपर होगी तो ही हमारी इकोनॉमी डेवलप कर सकेगी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेक्टर में हमारी कितनी पॉपुलेशन इंडल्स है, सेकेंडरी सेक्टर में कितनी है, एंड सर्विस सेक्टर में कितनी है। अगर सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप है, इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन बहुत डेवलप है, इट मीन्स कम्युनिकेशन सिस्टम उस कंट्री का बहुत ही डेवलप्ड है। या फिर अगर हम बात करें कि वहाँ जो सर्विस सेक्टर में ही अगर हम बात करें कि इंश्योरेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, तो वो इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो एक किसी भी इकोनॉमी में अगर हम ये कहें कि इट इज़ अ डेवलप्ड इकोनॉमी, इट मीन्स वहाँ का जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही डेवलप्ड है। अगर सर्विस सेक्टर डेवलप हो जाता है तो सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स जितने भी जो फॉरेन एजेंसीज़ है, IMF है, WTO है, उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? क्या आप उनके परमानेंट मेंबर हैं या फिर हेल्दी रिलेशंस हैं? अगर अच्छे रिलेशंस हैं तो वो हमेशा आपके फेवर में रहेंगे और आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर वो आपके फेवर में नहीं है तो आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी वही कंट्रीज़ करते हैं, वही एजेंसीज़ करती हैं, और आपका जो डिसीज़न है कि कितना इन्वेस्ट करना है, FDI होनी चाहिए या फिर आपकी इकोनॉमी को कितना असिस्ट करना है, वो सारा का सारा डिसीज़न जो है वो इंटरनेशनल एजेंसीज़ ही लेती हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर आपके रिलेशंस कैसे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स में अगर मैं बात करूं, दीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट। सबसे पहले आपकी विल पावर होनी चाहिए, आप कितना डेवलप होना चाहते हैं, क्योंकि बिना हाथ पैर हिलाए तो डेवलपमेंट पॉसिबल है ही नहीं। कहा भी गया है कि उद्यमेन ही कार्याणि सिद्धन्ति न ही मनोरथे। सिर्फ परिश्रम से ही काम होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात डिज़ायर होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि येस आई हैव टू डेवलप माई सेल्फ, आई हैव टू डेवलप माई इकोनॉमी, तभी आप डेवलप हो पाएंगे। जब तक आपकी कंट्री के जो यूथ हैं उनमें ये डिज़ायर होगी तो आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी। अगर आपकी यूथ ऐसी है जो बिल्कुल ही पैसिव है, जो सिर्फ़ और सिर्फ इस भरोसे बैठी हुई है कि शायद कोई आएगा और हमें डेवलप करेगा, तो वो इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन इज स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। एजुकेटेड पीपल कितने हैं, डिग्री होल्डर्स कितने हैं, क्या आप वाकई अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? क्या आप इतने एडुकेटेड हैं कि आप कुछ नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं? कुछ जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं ओनली स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आप जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको गेन करेंगे, आप जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, और तभी आपकी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। अदरवाइज़ आपके ट्रेडिशनल व्यूज़ रहेंगे, आप नैरो माइंडेड रहेंगे, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए,
तभी इकोनॉमी डेवलप होगी। अगर आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है तो आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती है। आज अफ़गानिस्तान में ये हाल है कि लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनको ये नहीं पता कि जो उनका बैंक में पैसा था क्या वो उनको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो हिल चुका है। इसीलिए लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी फीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट, अगर पॉलिटिकली आपका जो कंट्री है वो मजबूत है तो दूसरे कंट्रीज़ भी आपके कंट्री के साथ जो है एसोसिएट होंगे, उसको असिस्ट करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी, आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे और आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। सोशल डिटर्मिनेंट, आपकी सोसाइटी कैसी है, सोशली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें रहना समाज में ही है। और अगर हमारा समाज हमें ट्रेडिशनल व्यूज़ के साथ बांधे रखना चाहता है, अगर आज भी हम जॉइंट फैमिलीज़ में रह रहे हैं, आज भी हम अगर बाहर कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो हमें रोका जाता है, तो इट मीन्स वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ना है और इसीलिए हमारी सोसाइटी का एडवांस होना बहुत ज़रूरी है। उनमें मेंटल चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं और ये चेंजेस तभी आएंगे जब हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डिटर्मिनेंट बोथ आर इंटर रिलेटेड। रिलीजियस डिटर्मिनेंट, धार्मिक जो हमारे व्यू पॉइंट हैं, अगर हम उनको साइड में रखकर और हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचें, हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को ना देखते हुए हम सभी धर्मों के बारे में सोचें, तो शायद हम जल्दी ग्रो कर सकते हैं, जल्दी हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। होप फॉर डेवलपमेंट, जब आप काम कर रहे हो तो हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स आपके पास होनी चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए कि यस, जो मैं काम कर रहा हूँ वो शायद फ्रूटफुल होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे सामने आएगा। अगर आप पहले ही नेगेटिव थॉट्स के साथ काम शुरू करेंगे तो कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। हमेशा होप फॉर डेवलपमेंट, एक पॉजिटिविटी की जो फीलिंग्स हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपकी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, अपने कंट्री को, अपने आप को अगर जितना हम करप्शन से फ्री करेंगे उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, और अदरवाइज़ अगर करप्शन रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। एंड द लास्ट वन इज़ पोजीशन ऑफ लॉज एंड ऑर्डर्स। प्रॉपर लॉज एंड ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। हम कितने ऐसे हैं जो ट्रैफिक रूल्स को हम मानते हैं, या हम कितने ऐसे हैं जो हम एक प्रॉपर एक चैनल से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, या हमारी कंट्री में शायद कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सेफ फील करते हैं रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम शायद हमारे लॉज एंड ऑर्डर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हमें जो बिल्कुल फ्री फील करवाएं। तो आई थिंक लॉज एंड ऑर्डर्स जो हैं जितने अगर हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने जल्दी इम्प्लीमेंट होंगे, बिकॉज डिले इन जस्टिस मीन्स इनजस्टिस, तो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने चाहिए, तभी हम अपने आप को सेफ फील करेंगे। और जितने ज़्यादा हम अपने आप को सेफ फील करेंगे हम उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।